हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आपको सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि अगर जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, और आज हम आपको इसमें नाउन क्लॉज के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि नाउन क्लॉज का यूज हम सेंटेंस में कई तरीके से करते हैं। नाउन क्लॉज का यूज हम एज अ सब्जेक्ट भी करते हैं सेंटेंस में, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं, एज अ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट करते हैं, और एज अ कॉम्प्लीमेंट भी इसका यूज किया जाता है नाउन का यूज। और इसके अलावा केस इन अपोजिशन में भी आप नाउन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, नाउन क्लॉज क्या होता है, और सेंटेंस में नाउन क्लॉज को कितने तरह से यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर ये बनता है, और इसको हम और सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब ये जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये सेंटेंस में तीन तरह से यूज होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में तीन तरह से यूज होते हैं। एक तो ये नाउन क्लॉज के रूप में यूज होते हैं, एक तो एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में, और एडवर्ब क्लॉज के रूप में। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीन तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज क्या है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है कि अ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हिच फंक्शंस एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। यानी कि एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एक नाउन का काम करता है, एक ऐसा क्लॉज जो एक नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में, वो नाउन क्लॉज कहलाता है। एक ऐसा क्लॉज, और क्लॉज क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में एक नाउन का काम करता है उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो नाउन क्लॉज होते हैं, इसका स्टार्टिंग हम अक्सर किससे करते हैं, दैट से करते हैं। दैट से या इफ से, या फिर सभी क्वेश्चन वर्ड्स हो गए जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया। तो ये सभी जो क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हाट हो गया, इन सभी से स्टार्टिंग हम करते हैं नाउन क्लॉज का। जो नाउन क्लॉज हमारे होते हैं वो दैट, इफ, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, इन सब से स्टार्ट होते हैं। और फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज का यूज पढ़ने से पहले आपको नाउन के बारे में पढ़ना जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि नाउन का यूज सेंटेंस में किस किस तरह से हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है महात्मा गांधी इज नोन टू ऑल। महात्मा गांधी इज नोन टू ऑल, यानी कि महात्मा गांधी सबसे परिचित है, यानी कि सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। तो महात्मा गांधी इज नोन टू ऑल, इस पूरे सेंटेंस में नाउन क्या है? पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसमें नाउन क्या है? नाउन इसमें है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यहाँ पे नाउन है, और ये सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। कौन सबसे परिचित है? तो महात्मा गांधी, यानी कि कौन लगाने पे हम सब्जेक्ट पता करते हैं, हमें सब्जेक्ट पता चलता है। तो इसमें ये जो महात्मा गांधी है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जैसा कि आपने बहुत सेंटेंस में पढ़ा होगा, जैसे मोहन प्लेज फ्लूट, मोहन बांसुरी बजाता है, तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये है क्या? एक नाउन है। तो एक नाउन क्या काम करता है? एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इसका यूज बताया गया है। एक नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट इसमें हुआ है पहले सेंटेंस में। दूसरा जो सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, इस पूरे सेंटेंस में नाउन क्या है? इसमें नाउन है क्वेश्चन। He asked me a question. He यहाँ पे प्रोनाउन है, ask वर्ब है, me भी प्रोनाउन है, और a यहाँ पे आर्टिकल है। तो नाउन इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन। He asked me a question. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं? क्या या किसे लगा के। क्या या किसे लगा के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट पता चलता है। और वास्तव में ऑब्जेक्ट होता क्या है? जो किसी एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो किसी एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि इसमें काम क्या हो रहा है? पूछने का। और क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस वर्ब को रिसीव कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है।
ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है? तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने आपको बताया कि ये किसी एक्शन को रिसीव करता है। जैसे हो गया कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे देखिए काम हो रहा है पढ़ाने का, किसे पढ़ाता हूं? तुम्हें, यानी कि यू जो है ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। पढ़ कौन रहा है? तुम पढ़ रहे हो। तो नहीं, यहाँ पे यू जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, लेकिन यहां पे देखिए अब इसमें वर्ब हमारा क्या है? वर्ब इसमें है एम, इसमें और कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब हमारा है एम। आई एम यानी कि मैं हूं, क्या हूं? योर टीचर, तुम्हारा टीचर। अब इसमें योर टीचर क्या काम कर रहा है? अब योर टीचर किसी एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा है, इसमें ये आई को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं क्या हूं, आई के बारे में हमें बता रहे हैं, कुछ आई को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं क्या हूं या कौन हूं। तो बताया कि आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर हूं। अगर हम इसमें से योर टीचर को हटा देते हैं तो आई एम ये कोई सेंटेंस नहीं माना जाएगा। आई एम का कोई भी सेंस नहीं होता, ये कोई भी सेंटेंस नहीं है। आई एम कोई सेंटेंस नहीं है। तो योर टीचर यहां पे क्या कर रहा है? इसके सेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। योर टीचर यहाँ पे एम का जो सेंस है उसको कंप्लीट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कहते हैं। तो आई एम योर टीचर, यहाँ पे एम क्या हो गया? इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। एम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया और योर टीचर यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे हो गया कि ही इज अ डॉक्टर या फिर रोहन इज अ डॉक्टर, रोहन इज अ डॉक्टर। अगर इसमें से अ डॉक्टर को हटा दिया जाए तो बचा क्या? रोहन इज। तो रोहन इज का कोई भी सेंस नहीं निकला। तो अ डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? रोहन के बारे में जो उसका वर्ब है उसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। रोहन के बारे में जो बताया गया है उसको वो कंप्लीट कर रहा है कि रोहन कौन है? एक डॉक्टर है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हमारे जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि वो किसी एक्शन को रिसीव नहीं करता है। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये किसी जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उस एक्शन को रिसीव करते हैं। ये डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कहना हुआ कि ही लुक सैड, ही लुक्स सैड यानी कि वह दुखी दिख रहा है, वह दुखी लग रहा है। ही लुक्स सैड, वह दुखी लग रहा है। तो अगर हम केवल इतना कहते हैं कि ही लुक्स, वह लग रहा है, वह लग रहा है, इस सेंटेंस का कोई भी सेंस नहीं है। अगर हम इसके बाद सैड लगा देते हैं, ही लुक्स सैड, वह दुखी लग रहा है, तब इसका सेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि लुक भी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और सैड यहाँ पे क्या हो गया? एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऐसे लुक होते हैं या फिर सीम होता है, अपीयर होता है, और इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी चीजें एक लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? जो किसी एक्शन को रिसीव करता है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। तो जो एक्शन हो रहा है पढ़ने का, क्या पढ़ा जा रहा है? अ बुक, किताब पढ़ा जा रहा है। एक्शन किस पे हो रहा है? उस किताब पे हो रहा है। तो ये उस एक्शन को रिसीव करता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कहना हो कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो केवल हम दिस इज अगर कहते हैं, दिस इज या है, क्या इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अगर इसके आगे हम ऐड कर देते हैं माई बुक, तो इसका सेंस कंप्लीट हो गया। तो माई बुक यहाँ पे क्या कर रहा है? सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा माई बुक। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और इज क्या हो जाएगा? ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये किसका काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्वेश्चन एक नाउन है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये बताया गया नाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह। अब इसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल हमारा है, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज केयरलेसनेस। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज केयरलेसनेस, यानी कि उसके असफल होने का कारण क्या है? उसकी लापरवाही है। तो यहाँ पे केयरलेसनेस क्या है? ये नाउन है। केयरलेसनेस यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। अगर हम इसमें से हिज केयरलेसनेस, इस नाउन को अगर हम हटा देते हैं, अब देखिए क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज, यानी कि उसके असफल होने का कारण है, क्या उसके असफल होने का कारण है, इसका भी कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। अब अगर इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, उसके असफल होने का कारण है उसकी लापरवाही,
तो यहाँ पे इसका ऑब्सेंस कंप्लीट हो गया। यानी कि अब यहाँ पे हिज केयरलेसनेस किस चीज का काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और इसमें जो इज है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज केयरलेसनेस, तो यहाँ पे हिज केयरलेसनेस एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। देखिए ये किसी एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कि मिस्टर शर्मा आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर शर्मा हमारे इंग्लिश टीचर बहुत इंटेलिजेंट है। मिस्टर शर्मा हमारे इंग्लिश टीचर बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पे देखिए आवर इंग्लिश टीचर, यहाँ पे इंग्लिश टीचर क्या है, नाउन है जिसको यहाँ 2 कॉमा के बीच में रखा गया है। 2 कॉमा के बीच में रखा गया है इनको। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं केस इन अपोजिशन या फिर नाउन इन अपोजिशन कह सकते हैं। तो ये केस इन अपोजिशन की तरह इसमें नाउन का यूज हुआ है जो 2 कॉमा के बीच में सेंटेंस में आते हैं। अब देखिए लास्ट जो हमारा एग्जांपल है, पे अटेंशन टू योर टीचर, यानी कि अपने टीचर की बातों पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर टीचर यानी कि अपने टीचर की ओर ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिए टू क्या है, इसमें टू एक प्रेपोजिशन है। टू यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और योर टीचर, यहाँ पे टीचर क्या है, नाउन है। टीचर यहाँ पे नाउन है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो योर टीचर है ये टू के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि एक प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि इसका यूज यहाँ पे किस लिए हुआ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ इसका यूज। यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेंटेंस में ये 5 तरह से हम नाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे बताया गया नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे बताया गया एज एन ऑब्जेक्ट, और ये है एज अ कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बताया गया एज अ केस इन अपोजिशन, और ये लास्ट वाले में बताया गया कि हम नाउन का यूज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। तो ये तो हुआ नाउन का यूज। अब हम देख लेते हैं कि हम नाउन क्लॉज को, इसके जगह पे जो पूरा एक क्लॉज होगा उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन सभी रूप में हम नाउन क्लॉज का यूज कैसे करते हैं। तो इन्हीं सब सेंटेंस में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और इसी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप नाउन क्लॉज का यूज कैसे कर सकते हैं, ये 5 तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है, महात्मा गांधी इज नोन टू ऑल। इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लॉज का यूज कर देते हैं। महात्मा गांधी की जगह पे एक क्लॉज हम यूज करते हैं, जैसे दैट महात्मा गांधी was a great leader is known to all, अब देखिए यहाँ पे इज के पहले जो आया हुआ था ये हमारा एक सब्जेक्ट था। इज के पहले जो आया महात्मा गांधी, ये हमारा सब्जेक्ट था। और यहाँ पे इज के पहले क्या आया, दैट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, यानी कि इस सेंटेंस में ये पूरा का पूरा जो पूरा एक क्लॉज है ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है कि दैट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये किसके रूप में यूज हुआ, एक नाउन के रूप में। तो यहाँ पे हमने अब नाउन के रूप में यूज हुआ तो इसको हम कौन सा क्लॉज कहेंगे, ये नाउन क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पे हमने नाउन क्लॉज का यूज देख लिया एक सब्जेक्ट के रूप में। दैट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर इज नोन टू ऑल, यानी कि महात्मा गांधी एक महान नेता थे, यह सबको मालूम है। अब इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये नाउन है। अब इसके जगह पे हम पूरा एक क्लॉज लिख के देख लेते हैं, जैसे हो गया कि he asked me where I live. He asked me where I live. उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूं। He asked me where I live. तो यहाँ पे देखिए me के बाद ये जो a question था ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और इसके जगह पे हमने क्या लिखा, where I live। तो where I live यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। He asked me, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, where I live। तो where I live यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है I और एक फाइनाइट वर्ब है live, यानी कि ये पूरा एक क्लॉज है। और ये एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हुआ तो ये नाउन क्लॉज है, और ये एक ऑब्जेक्ट का काम इसमें कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का यूज कैसे करते हैं।
अब इसके बाद ये थर्ड एग्जांपल हमारा है कि द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज केयरलेसनेस। तो यहाँ पे हिज केयरलेसनेस ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। अब इसकी जगह पे हम एक पूरी क्लॉज का यूज करके देख लेते हैं, जैसे द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज, अब यहां पे हम कर देते हैं कि दैट, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज दैट हिज केयरलेसनेस है, तो ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज दैट ही इज केयरलेस, यानी कि उसके असफल होने का कारण यह है कि वह लापरवाह है। उसके असफल होने का कारण यह है कि वह लापरवाह है। तो अगर हम इतना नहीं कहते कि वह लापरवाह है तो इसका कोई भी सेंस नहीं निकलता। यानी कि यहाँ पे दैट ही इज केयरलेस ये एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, किसके लिए, लिंकिंग वर्ब इज के लिए। तो यहाँ पे देखिए द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज दैट ही इज केयरलेस, यहाँ पे हमने पूरे नाउन क्लॉज का यूज किया एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो इस तरह से आप नाउन क्लॉज का यूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि मिस्टर शर्मा आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर शर्मा आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए यहां पे फ्रेंड्स हम मिस्टर शर्मा की बात यहां पे कर सकते हैं हु टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हु टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हु टीचेस अस इंग्लिश इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर शर्मा जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत इंटेलिजेंट है। और इसका यूज हमने एक नाउन के स्थान पे किया, इंग्लिश टीचर के जगह पे हमने कर दिया हु टीचेस अस इंग्लिश। तो ये यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, लेकिन केस इन अपोजिशन के रूल से इसको लिखा गया है। तो इस तरह से हम एक नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं केस इन अपोजिशन के यूज से, के रूल से। अब देखिए लास्ट एग्जांपल हमारा कि पे अटेंशन टू योर टीचर। पे अटेंशन टू योर टीचर, तो यहाँ पे देखिए टू हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है योर टीचर। टीचर यहाँ पे नाउन है, तो इसके जगह पे हम एक क्लॉज लिख के देख लेते हैं पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, यानी कि तुम्हारे टीचर जो कहते हैं उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया योर टीचर और फाइनाइट वर्ब हो गया सेज। तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यानी कि पूरा एक क्लॉज है। और ये किस लिए यूज हुआ है, ये टू के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस पे ध्यान दो, व्हाट योर टीचर सेज, उस पे ध्यान दो। तो व्हाट योर टीचर सेज ये यहाँ पे एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप नाउन क्लॉज का यूज इन 5 तरीके से सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। अब सिंथेसिस में कंबाइन करते समय इसका यूज आप कैसे करते हैं, ये आपको हमारे सिंथेसिस वाले वीडियोस में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।